तो आज हम आ गए हैं भारत की राजधानी दिल्ली में और इस वक्त मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हैं देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक पद प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री भास्कर खुल्बे जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर के आंचल। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं बात और शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। आप थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसा आप जानते हैं, मैं सीम गांव का निवासी हूँ, अल्मोड़ा जिले का। मेरे पिताजी स्वर्गीय ख्यालीराम खुल्बे जी कॉन्ट्रैक्ट्स किया करते थे पीडब्ल्यूडी में। मेरी माँ मालती जी हाउसवाइफ थी। हम लोग 5 भाई और एक बहन। दीदी मेरे से सभी बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ घर में। और गांव में 8 साल तक रहा। गांव का स्कूल देखा, गांव की परिपाटी देखी, गांव की व्यवस्था देखी और बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर पढ़ने के लिए रामनगर आ गया कुछ समय। फिर भीमताल चला गया 5वीं कक्षा पास करने के लिए, क्योंकि मेरी एज से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ में ऑल्टरेशन कराया हमारे मौसा जी ने। फिर मैं, मेरे बड़े भाई पीडब्ल्यूडी में तब काम करते थे, वो आदिबद्री में गढ़वाल में, तो उनके साथ कक्षा 6 पढ़ने के लिए चला गया। फिर वहीं से गैरसैन आया, कक्षा 6 वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 7वीं कक्षा पढ़ने के लिए नैनीताल गया था। उसके बाद से लगातार नैनीताल में ही रहा। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा मैंने इंटरमीडिएट तक। उसके बाद नैनीताल में एक ही कॉलेज है, आप जानते हैं, देव सिंह बेस्ट कॉलेज। उससे मैंने ग्रेजुएशन किया, पहले बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ। फिर मैंने एमएससी किया जूलॉजी, मेरा स्पेशलाइजेशन था। और 1979 में मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना जो पढ़ाई का काम है। और उस समय नैनीताल भी मैं कहूँगा ऐसी बड़ी जगह नहीं थी जहाँ पे बहुत आपके पास रास्ते थे, एवेन्यूज़ थे कि क्या करना है आगे। तो लगा क्योंकि स्टूडेंट अच्छा था, यूनिवर्सिटी टॉप की थी, तो मैंने सोचा चलिए रिसर्च कर लेते हैं। तो CSR की फेलोशिप में अप्लाई कर दिया। उन्होंने फेलोशिप दे दी। उस समय 400 रुपये महीने बहुत बड़ी फेलोशिप होती थी, तो वो ज्वाइन कर ली और करता रहा कुछ समय तक काम। बचपन से ही काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, टॉपर भी रहे जैसे कि आपने बताया। हाँ, नहीं, अब विलक्षण तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा था और अच्छे रिजल्ट्स आते थे। उस बात का मुझे शायद क्रेडिट अपने को नहीं देना चाहिए, अपने बड़े भाइयों को देना चाहिए जिन्होंने वो परंपरा घर में बनाए रखी हुई थी। वो एक चीज़ क्या है जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाती है, अपने होम टाउन के बारे में या कुछ और जो आप शेयर करना चाहेंगे? सीम के बारे में मुझे 3-4 चीज़ें, एक भी नहीं कहूँगा मैं, 3-4 चीज़ें याद आती हैं। एक तो घर इस तरीके से बना होता था कि उसमें सभी चीज़ें अपने लिए उपलब्ध होती थी। तो घर में आप जैसे जानते हैं, कुमाऊनी में चक्की को जानर कहते हैं, तो घर के अंदर ही जानर होता था। तो वहीं अपना अनाज पीस करके अपने लिए आटा बना करके रोटी बनाने के लिए जो साधन होते हैं वो उपलब्ध कराते थे। तो घर के अंदर ही था, तो हमें बड़ी उसकी उत्सुकता होती थी कि ये कैसे चक्की चलती है। काफ़ी भारी भी होती थी। साथ में उस समय एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत फैशन में होते थे। तो मुझे याद है बचपन की हमारी एक गाय होती थी, उसका नाम था कावेरी, और बहुत ही गऊ, जिसको मतलब हम भी 4-5 साल की उम्र में दूह लेते थे, तो वो कभी पैर नहीं मारती थी। तो जब भी कभी भूख लगती थी, कोई घर पे नहीं हुआ, हम वो एल्यूमिनियम का गिलास पकड़ करके कावेरी के पास जा करके थन से दूध निकाल करके सीधे वो कच्चा दूध पी लेते थे। तो वो याद कभी जाती नहीं है। साथ में और एक, अगर आप कहीं सीम गांव जाएंगे तो आपको दिखेगी, आम का पेड़ है हमारे घर के सामने, और उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के किनारे पर ईजा या हमारी भाभी या जरजा चाची जो भी गांव में काम करने के लिए खेत में जाते थे, तो दराती होती थी उस समय, दराती को तेज करते थे। तो दराती को तेज करने के उस पत्थर पे जो निशान हैं वो मुझे आज भी याद हैं कि बिल्कुल जिंदा है। उनको देख करके ये लगता है, आप अभी सोच सकते हैं कि अभी बस इन्होंने पहना किया होगा अपने दराती को, और
अभी गए हैं काम करने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपके पुराने दिन याद है। मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रही थी थोड़ा, तो ये भी पढ़ा कि आप डीएसबी कॉलेज में थोड़ा थिएटर का भी आपको शौक था और आप काफ़ी अपने दर्शकों को लोटपोट भी कर देते थे। तो कभी सोचा नहीं कि उस पैशन को आगे करियर में बदला जाए? नहीं, कभी भी उसको पैशन की तरह तो लिया नहीं था और ऐसा भी कभी सोचा नहीं कि उसको कार्यशैली में परिणत करना है। लेकिन हाँ, उस विधा ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, अपना डर, अपने मन का डर लोगों के सामने अपने आप को अभिव्यक्त करने में कैसे हटाया जाता है, वो मुझे सिखाया। और शायद उसी की ही देन थी कि जब मैं एकेडमी में भी प्रोबेशनर था तो लगातार हमारा जो ड्रामेटिक्स क्लब था उसका सदस्य रहा और बहुत एक्टिव सदस्य रहा। तो उसमें कभी लेकिन मन कभी नहीं हुआ कि ड्रामेटिक्स को या थिएटर को अपने लिए कैरियर चूज करना है। जैसे आज आप इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर, रिटायर भी हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, तो आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? मतलब एकदम से तो नहीं आ गया होगा ना कि सिविल सर्विसेज करते हैं, तो वो क्या, मतलब क्या मोटिवेशन था, क्या था, बताइए ज़रा। जैसे मैंने कहा कि मैंने रिसर्च ज्वाइन कर ली थी 1980 में, कुछ समय तक काम करता रहा। साथियों के साथ ऐसे ही बात करते हुए कभी एक बात आई कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म जारी हुआ है तो एग्ज़ाम देना चाहिए। दे दिया, रिटर्न भी क्वालिफाई कर दिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, तो फिर सिलेक्शन हो गया। तो लोगों ने कहा कि इतनी बढ़िया नौकरी है आर्मी की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने चले जाओ। तो ज्वाइन करने चला गया जुलाई 80 में। लेकिन 2-3 महीने के बाद ही लगा कि यहाँ जो मुझे शिक्षा मिल रही है या यहाँ जो मुझे काम करना पड़ेगा अपने करियर में, वो तो मेरे अनुरूप हो या ना हो मुझे पता नहीं, मैं इसके अनुरूप नहीं, मैं शायद ये नहीं कर पाऊँगा जो मुझसे आर्मी डिमांड करेगी। तो मैंने आर्मी छोड़ दी। और बहुत, नैनीताल में भी छोटी जगह है, सभी लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि एक अच्छी नौकरी छोड़ करके ये लड़का आ गया। बहुत बड़ा डिसीजन था ये उस टाइम पर। परिवार वाले भी थोड़े से परेशान हुए कि क्यों ऐसा कर दिया इसने। तो तब लगा कि अब मुझे अगर प्रमाण करना है कि मैं छोड़ करके आया हूँ तो फिर इससे कुछ बड़ा मुझे हासिल करना पड़ेगा। तभी मुझे लगा कि अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए और मैंने पहले फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम दिया। लेकिन उस समय क्योंकि अब जैसा मैंने कहा एक वातावरण ऐसा बन चुका था कि लोग सोच रहे थे कि ये हार गया है और स्पर्धा मेरी अपने से थी कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो मुझे जिद थी कि मैंने कुछ करके दिखाना है। तो फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम देने आया। मैं प्रमाण कर रहा हूँ कि मेरी जिद मैंने कैसे पूरी की। मेरे को कंजंक्टिवाइटिस हो गई। मैं तब चश्मा नहीं लगाता था, साफ देख सकता था। कंजंक्टिवाइटिस में मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन रही, लेकिन उसी जलन में आंख में पट्टी बांध करके मैंने फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मुझे प्रमाण करना था कि मैंने तय कर रखा है कि मैंने कुछ हासिल करना है। और फॉरेस्ट सर्विस में मेरा देवी कृपा से ऑल इंडिया 3rd रैंक आ गया। एक कहते ना कहावत, वो कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कभी तबीयत से पत्थर तो उछाल के देखो यारो। ऐसा तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उससे मेरी अपनी जो तबीयत थी वो ये प्रमाण हो गई कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर उसी साल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दिया। उस बार मैं क्वालिफाई भी किया, मेरे को पुलिस सर्विस मिली। तब आपकी कितनी एज थी जब आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्लियर किया एग्ज़ाम? 1983 में? नहीं, मैंने फॉरेस्ट सर्विस तो 1982 में क्लियर कर लिया था। उसी साल मैंने पुलिस सर्विस क्लियर की थी 1982 में। लेकिन क्योंकि मैं आर्मी छोड़ चुका था तो मैं पुलिस में नहीं जाने का निर्णय किया। मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो फिर एक मुकाम और सही मैं आईएएस के लिए एक बार फिर से कोशिश करूँ। तो मैंने उसी साल ट्रेनिंग में रहते हुए फॉरेस्ट सर्विस कॉलेज में देहरादून में फिर से परीक्षा दी और फिर देवी कृपा रही कि मैं क्वालिफाई करके फिर नेक्स्ट ईयर 83 अगस्त में मैंने सिविल सर्विस वेस्ट बंगाल गार्डन ज्वाइन कर लिया। हमारे कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हमें देख रहे होंगे, तो आप वो कई बार मायूस हो जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता एग्ज़ाम
और जैसे कि ये एक लॉन्ग जर्नी है यूपीएससी की, वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको अगर अपना एक टारगेट तय कर लेना है तो फिर उस टारगेट पर पहुँचने के लिए पूरी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। तो फिर बाकी सारे लोग भी कैसा कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सभी लोग ये जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि एक स्तर की अगर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित है कि आपको अच्छा रिजल्ट हासिल होगा ही होगा। छोड़ना नहीं है बीच में, हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि ये बात दिमाग में रख लेनी चाहिए कि चाहे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, चाहे मैं उससे भी ज़्यादा कुछ पढ़ा हुआ हूँ, इस परीक्षा का जो एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड है वो ग्रेजुएट है जी। ये परीक्षा ग्रेजुएट्स के लिए है। तो मेरी अगर कोई परीक्षा इस एग्ज़ाम में हो रही है वो इस बात की है कि मैं कैसे अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में हो। इसलिए बैलेंस लिखना, बैलेंस बोलना दोनों ही कारगर साबित होते हैं जब जीत की बात आती है। तो मैं अगर ऐसे कोई साथी देख रहे हैं, युवा साथी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम से सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनसे यही कहूँगा कि अपना मानक अपने आप तय करें और आप निश्चित मान लें, अगर आपने मन में ठान लिया है कोई आपको रोक नहीं सकता वहाँ पहुँचने से। तो इस यूपीएससी की जर्नी के दौरान आपका मतलब कोई प्लान बी नहीं था? क्या पता अगर ना होता क्लियर ये एग्ज़ाम? कोई प्लान बी नहीं था। मुझे पता था कि मैं अगर फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हो चुका हूँ, आईपीएस में सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो बस एक कदम और दूर हूँ मैंने वहाँ पहुँचना है। जैसे एडवाइज़र टू द पीएम ऑफ इंडिया सुनने में एक काफ़ी एक्साइटिंग जॉब लगती है, वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो बेसिकली क्या जॉब प्रोफाइल रहता है आपका, थोड़ा बताइए। मैं तो जो अभी काम करता हूँ उसमें राज्यों के साथ और भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री को काम करना होता है या हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो उत्तर दिए जाने होते हैं, जो हमारे MOS देते हैं, उसकी तैयारी करनी होती है। और लॉ मिनिस्ट्री के साथ मेरा लगातार संयोग रहता है, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जितने भी नए बिल्स या रूल्स या कोई ऐसी चीज़ पेश होनी होती है सरकार की तरफ से, उसमें कई सारी जगह समन्वय का काम मैं करता हूँ। और दो मेरे पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए अपने आप की एक गौरव की बात है। राष्ट्रपति जब हर साल पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का किसी भी कैलेंडर ईयर में, तो दोनों हाउसेस को संबोधित करते हैं। तो उसके लिए जो स्पीच प्रेसिडेंट की लिखनी होती है उसको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ हर साल। और 15 अगस्त की जो प्रधानमंत्री की स्पीच होती है उसको भी मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। मुझे लगता है ये दो जो 6 महीने के अंतर से एक दूसरे के आते हैं काम, ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिसमें मुझे उस मानक पर जो प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे बार से तय करते हैं पास करना होता है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वैसे काफ़ी फिट दिखते हैं, तो इतना टाइम मिल पाता है आपको इतने बिजी शेड्यूल में कि कुछ योगा मेडिटेशन, कैसे फिट रहते हैं? नहीं, मैं सुबह रोज बैडमिंटन खेलता हूँ 45 मिनट और उसके बाद आकर के स्ट्रेचिंग करता हूँ करीब 10-15 मिनट। उसके बगैर काम चलता नहीं। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी इंटरनेट पर जिसमें आप कहीं जायज़ा ले रहे हैं, जैसे रिलीजियस प्लेसेस केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप जा रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें आप पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर सिविल सर्वेंट का उतरना क्यों ज़रूरी है, पब्लिक डीलिंग क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, अगर लोकाचार और लोक सेवा यही है कि लोगों के साथ जुड़ करके काम किया जाए, तो फिर सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत है कि लोगों के साथ उनके माध्यम से, उनकी आंखों से देखा जाए जो दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पर, जैसे आपने कहा। तो अब बात केदारनाथ की ही है, तो केदारनाथ में अगर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो हमें
बजाय इसके कि हम ये देखें कि पीएमओ को कैसा लग रहा है, उत्तराखंड शासन को कैसा लग रहा है, किसी तीर्थ यात्री को जो शिव भक्ति के लिए वहाँ गया हो उसको क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। लेकिन वो देखने के लिए फिर मुझे लोगों से बात करके समझना पड़ेगा कि वो शिव आराधना करते समय क्या चाहते हैं, क्या कमी है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है वो आयाम जोड़ देता है हमारे काम में ऐसी एक चीज़ जो हम उनसे बगैर इन्वॉल्व हुए कभी पा नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने अपने गांव से रिलेटेड और नैनीताल से रिलेटेड काफ़ी बातें कही, तो आपके गांव सीम से सिविल सर्वेंट शायद आपके बाद कोई निकला नहीं है, हालांकि बहुत लोग वेल सेटल्ड हैं देश में भी और विदेश में भी। तो हाउ यू फील अबाउट इट कि इतने साल हो गए और नॉट इवन अ सिंगल, आपको कुछ कहेंगे उन लोगों को, कुछ कहना चाहेंगे अगर आप? मैं तो हर बार ही चाहूँगा कि हर परीक्षा के रिजल्ट में कोई एक खुलबे सरनेम हो और वो सीम वाले खुलबे का हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ कहीं किसी ने उस पदक्षेप को जिसको मैंने अपने लिए सही समझा था, जिसको भगवान की कृपा से मैंने पाया, किसी और ने सार्थक किया है। और हमारी ये परंपरा जहाँ हम लोक सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो आगे ले जाने के लिए कोई एक नुमाइंदा, कोई एक एम्बेसडर हमारा है। मैं तो सभी से आग्रह करूँगा कि सिविल सर्विसेज के लिए जी जान से अपनी कोशिश करें, क्योंकि इतने साल के अनुभव के बाद मैं ये सीधी सादी बात कह सकता हूँ कि जैसी वैरायटी का अनुभव मैंने अपने करियर में पाया है शायद और किसी सेवा में ऐसा अनुभव मिल ही नहीं सकता है। अब वो चाहे फिशरीज़ में काम करने का हो, होम मिनिस्ट्री में काम करने का हो, अरुणाचल में काम करने का हो, पावर मिनिस्ट्री में काम करने का हो, या सीधे सीधे कल्चर में काम करने का हो, या इंडस्ट्री में काम करने का हो, या फिर ब्रसेल्स में भारत के लिए एग्रीकल्चर और माइनिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का काम करने का हो। इतनी रेंज शायद ही कोई सर्विस आपको 31 साल के या 35 साल के कैरियर में ऑफर करती हो। मैं तो कहूँगा गवर्नेंस आज ऐसे मोड़ पर है जहाँ सिविल सर्विसेज बिल्कुल 3 सिंपल से टेस्ट से बता सकते हैं लोगों को कि हम भारत के लिए जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं गवर्नेंस के माध्यम से क्या ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जो सरकार के साथ काम करता है उसको 3 चीज़ें फील होती हैं, कभी कभी सरकार का अभाव, कभी सरकार का दबाव और कभी सरकार का प्रभाव। गवर्नेंस में हमें यही सीखना है कि कहाँ अभाव नहीं होने देना है, कहाँ दबाव नहीं होने देना है और कहाँ प्रभाव बनाए रखना है। ऐसा शायद कोई सेवा भारत में आपको एक साथ देती हो सुयोग्य अवसर मुझे नहीं दिखता है। मैं तो कहूँगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं मन लगा के काम करें। मैं चाहूँगा कि 2022 के 2023 के रिजल्ट में कोई खुलबे आए जो मुझे कहे कि हाँ मैंने जो आप करते थे वो भी पा लिया है और मैं आपसे अच्छा करूँगा तो मुझे और खुशी होगी। जी, ये सारे खुलबे लोगों तक मैसेज ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम। मैं वैसे काफ़ी लोगों को तो नहीं जानती, पर उत्तराखंड की भूमि से हमारे देश को 3 काबिल ऑफिसर्स तो मिले ही हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। जैसे कि आप हो गए एडवाइजर टू दी पीएम और हमारे एनएसए अजीत डोभाल सर और सीडीएस बिपिन रावत सर। तो आप सब जैसे उत्तराखंड से हैं तो कभी मिलकर प्रोफेशनल बातें ही करते हैं या थोड़े बहुत चिट चैट भी चलती ही रहती है? बिल्कुल बात होती है उत्तराखंड की। मुझे अच्छी तरह याद है बिपिन रावत जी से पिछली हमारी एक बैठक हुई थी तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऊंचाइयों में अगर आप कहें तो मैं अखरोट के पेड़ लगवा देता हूं अपने आदमी के लोगों से, जिसको गांव के लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनमें अखरोट आएंगे, तो चाहे अपने इस्तेमाल के लिए हों चाहे व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हों। वैसे ही एनएसए सर से जब मैं पिछली बार एक ऐसे ही चर्चा कर रहा था उत्तराखंड के बारे में तो उन्होंने कहा था भास्कर शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा मुझे लगता है कहीं उस स्तर की नहीं है जिससे काबिल लोग आगे आ सकें। तो मैंने कहा सर मुझे लगता है हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। तो मुझे याद है जब भी वो मुझे अब कभी मिलते हैं तो कहते हैं भास्कर तुमने उस प्रोजेक्ट का क्या किया।
तो हमेशा इस मामले में बात होती है और कई सारे लोग हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वो दिल्ली में हर बार कहीं न कहीं जब भी मौका आता है एक ऐसा समागम करते हैं कि सब उत्तराखंडी मिल करके उत्तराखंड की बात करें। जी, एक आखिरी सवाल, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि काफी कार्यशील और कर्मठ राजनीतिज्ञों में से है जो हमेशा अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, और जैसे कि आप 2014 से ही उनके साथ हैं, तो उनके साथ अपना काम करने का अनुभव साझा कीजिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सारे दुनिया को पता है, बिल्कुल अनूठा। चेंज मैनेजमेंट के बारे में मैंने ऐसे तरीके से बिल्कुल इंटीग्रेटेड होलसम काम करने वाला राजनीतिक, दार्शनिक और विचार रखने वाला जो बिल्कुल ही भारत को एक ऐसी अग्रणी भूमिका देना चाहता हो, मैंने तो अपने सिविल सर्विसेज कैरियर में नहीं देखा। उनके व्यक्तिगत तौर के अगर बारे में मैं बात करूं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं उनकी 3 खूबियां, कोई भी उनके सामने कुछ कह रहा हो, बहुत ध्यान मग्न होकर पूरी बात सुनते हैं, बीच में कभी रोकते नहीं। साथ ही उस बातचीत में जो अंश उन्हें लगता है उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, उपयुक्त हैं, अपनी स्मृति में रख लेते हैं। साथ ही जब उपयुक्त समय आता है उस स्मृति को फिर वापस ला करके बता देते हैं कि ये काम उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था, क्या ऐसे किया जा सकता है। या फिर अगर उसी व्यक्ति से बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है तो उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं कि जब तुमसे उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी तो हमारे चर्चा का विषय ये था। ऐसा बहुत कम देखा है। भारत के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम उनकी टीम का हिस्सा हैं, और हमें अपने ऊपर बहुत बहुत गर्व होता है कि शायद कहीं हमने कोई ऐसा पुण्य का काम किया होगा कि इस टीम का हम एक अभिन्न हिस्सा है। जी, हमें भी इस बात पर गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर हैं, और उन्होंने हमारी कंट्री को एक अलग ही पहचान दिलाई है वर्ल्ड में। एडवाइज़र साहब, अब कुछ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लिखी हुई बातें आपसे कहना चाहेंगे। जी सर। लिखी हुई तो नहीं, लेकिन ये गुजराती की एक कहावत है जो प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बार बताई थी, मैं वही दोहराना चाहूँगा। निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान, कि मिसिंग द एम इज पार्डनेबल बट एमिंग अ लो टारगेट इज नेवर पार्डनेबल। आप निशाना चूक जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए नीचा निशाना, नीचा लक्ष्य रखें, ये बात माफ करने लायक नहीं है। तो हमेशा लक्ष्य आदमी को अपने लिए ऐसा रखना चाहिए जो पिछले वाले लक्ष्य से ऊंचा हो। यही उनकी बात है जो मुझे बहुत सार्थक लगती है और मन में उत्साह बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी लगती है। जी, ये बात प्रेरित करती है इंसान को आगे बढ़ने में। ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा हमारे चैनल